जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 2 और 11 का रिलेशन धन योग कहलाता है। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 और 11 का रिलेशन नहीं है तो क्या वो इंसान आजीवन गरीब ही रहेगा, या फिर जन्म कुंडली में क्या कोई और भाव भी है जो कि फाइनेंशियल गेन को दे सकता है। ये प्रश्न सभी के मन में होगा, और इसमें मैंने एक छोटा सा क्लू अभी आपको दिया था कि देखिए, सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस का हाउस है, जो कि हमें हमारी सेविंग्स के थ्रू आता है। तो जो 2-11 का रिलेशन है, वो आपको जो बैंक बैलेंस देगा, जो आपको फाइनेंशियल गेन देगा, वो आपकी सेविंग्स के थ्रू देगा। किंतु अब जरूरी नहीं कि जिस इंसान के पास सेविंग नहीं है वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। देखिएगा, अगर कुंडली में सप्तम और आय भाव का संबंध बनता है तो ये भी जन्म कुंडली में एक बढ़िया धनयोग की तरह काम करता है। सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का हाउस है, और 11th हाउस है इनकम का हाउस। देखिएगा, आप किसी भी जॉब को कर लीजिएगा, आप अपने लाइफ के 30 साल एक ड्रीम जॉब में दे दीजिएगा, मगर फिर भी आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वहां आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास एक लिमिटेड सैलरी आती है। मगर बिजनेस में क्या है, आपके पास स्कोप्स हैं। तो इसलिए सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का हाउस है, और इसलिए जब सेवेंथ और 11th का रिलेशन बनता है तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि इस इंसान के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और कालपुरुष कुंडली का भी जो सेवेंथ लॉर्ड है वो है शुक्र। तो इसलिए शनि और शुक्र को, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष की खूबसूरती देखिएगा आप, नाड़ी ज्योतिष क्या करती है कि आपको एक शॉर्ट में छोटे छोटे योग दे देती है, क्लूज दे देती है। जैसे कि मैंने बताया कि शनि और शुक्र का संबंध बन रहा है, तो कोई इंसान रिच हो सकता है नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। अब उसमें अगर शनि शुक्र का संबंध है, 2-11 का संबंध बना, तो ऐसे इंसान के पास क्या होगा, एक अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। और इसी में किसी इंसान की जन्म कुंडली में शनि शुक्र का योग है, और वहां पर 7 और 11 का संबंध बन गया, तो ऐसे इंसान के पास अच्छी खासी सेविंग भी होगी, अच्छे खासे सोर्स ऑफ इनकम भी होंगे, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस को एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर्स का भी हाउस है। अब चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, तो जब तक आपका या तो आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करे, या आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करें, या आपका फ्रेंड सर्कल सपोर्ट करे, जब तक आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल वेज आप अपनी लाइफ में खोल ही नहीं सकते। तो इसलिए सेवेंथ हाउस का ये रिलेशन अपने आप में इंसान को बहुत ही ज्यादा मल्टीपल रिच बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप आराम से नोट कर सकते हैं कि जब जन्म कुंडली में शनि शुक्र आपस में युति दृष्टि अथवा त्रिकोण से संबंध बनाते हो, और वहां पर शन 2-11 या 7-11 का रिलेशन बने, तब ऐसे इंसान के सोर्स ऑफ इनकम अपने आप में बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी पैसे की बहुत ज्यादा कमी फेस करता ही नहीं है। क्लियर? 5 मिनट है, अगर कोई यहाँ पर है प्रश्न तो पूछ सकते हैं, मगर केवल इसी से रिलेटेड, अपनी कुंडली से रिलेटेड या अपने घर वालों से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। सर अगर हम्म। शुक्र शनि की राशि में या शनि शुक्र की राशि में, तो उसे भी दोनों का योग बोलते हैं या वो नहीं मानते हैं योग में? देखिएगा, अगर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठकर परिवर्तन कर रहे हैं, दो कंडीशन है, एक तो परिवर्तन कर रहे हैं, तब तो योग डेफिनेटली मानेंगे। और अगर केवल इतना है जन्म कुंडली में कि आपका शनि वृषभ राशि में बैठ गया, या किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कुंभ राशि में या मकर राशि में बैठ गया, तो वहां पर योग जो बनेगा उसकी पावर बहुत कम होगी। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान बहुत ज्यादा अमीर होगा या ठीक। बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। अगर इन्होंने परिवर्तन कर लिया, एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो फिर इतना ज्यादा पैसा होगा, जिस इंसान की कुंडली में शनि शुक्र आपस में परिवर्तन करते हैं, और उस इंसान की कुंडली में अगर 2-11 7-11 का रिलेशन भी अगर बनता है, तो इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो इंसान, मुझे लगता नहीं कि हमारे वेबिनार को यहाँ ज्वाइन करने को ही आएगा।
कोई एक आध अगर आ गया हो तो अच्छी बात है। मेरे पास अकाउंट नंबर दे दूंगा, भेज देना पैसा थोड़ा बहुत। बाकी वेबिनार ज्वाइन करने तो नहीं आएगा। हेलो, जी अशोक जी। कैन यू हियर मी सर? बिल्कुल सर। हाँ सर, अगर शुक्र शनि दोनों एक ही वृष राशि में एक ही जगह बैठे हों तो ये योग होगा? डेफिनेटली होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में अशोक जी ये योग है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई होगा और आपका सोशल स्टेटस भी बहुत हाई होगा, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र तो अपने आप में स्ट्रांग होता ही होता है, और शनि भी कहीं ना कहीं मित्र राशि में और मित्र ग्रह के साथ होने के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्थिति में होता है। तो ऐसे में लोगों का अपना फाइनेंशियल स्टेटस और फैमिली का जो फैमिली बैकग्राउंड भी काफी साउंड कंडीशन में होता है। ये बात तो है सर। जी, और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सर। मेरा कुंडली मेरे सर। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ सर, फॉर धनु लग्न, Saturn is second house lord and Venus is 11th house lord. हम्म। So ये डायरेक्टली योग बन रहा है ना सर, लाइक इफ दे आर कनेक्टेड इन ट्राइन्स और कंजंक्शन? अगर शनि शुक्र युति से संबंध बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं तो अच्छी बात है, दृष्टि से संबंध बना रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तीनों ही कंडीशन में योग बन। ओके। दृष्टि मतलब पराशरी दृष्टि सर? नहीं, एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग नाद। जो तीसरी दृष्टि लेते हैं ना शनि की, तीसरी और 10वीं, हाँ हाँ वो दृष्टि यहाँ हाँ। कंसिडर की गई। ओके, ओनली ट्राइन्स और 1/7? जी देखो, अगर तो देखो 2/12 भी देख सकते हैं ना? 2/12 भी देखिएगा, अगर शनि 12th में है और शुक्र सेकंड में है तो वहां कंसीडर कर सकते हैं। ओके देखिएगा, एक बहुत ओके। बड़ा लोगों के साथ गलती ये होती है कि नाड़ी भी सीखते हैं, पराशरी भी सीखते हैं, ठीक है सीख ली, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी ये दोनों चीज आती है। हम्म मगर होता क्या हम्म है, वो नाड़ी और पराशरी को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि अब पराशरी कहते हैं शनि की तीसरी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, नाड़ी यस एस्ट्रोलॉजी सर। दृष्टि कहती है। अब वहां जब ये आप मिक्स कर देते हैं ना, तब वो रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी दोनों यस सर। यस। करें ना, तो एक दिमाग इस सिस्टम पर रखिएगा, एक दिमाग इस सिस्टम पर रखिएगा। इस सिस्टम के जो रूल है वो इस सिस्टम के साथ फॉलो कीजिएगा, इस सिस्टम हम्म। के जो रूल है वो इसके साथ फॉलो कीजिएगा। कभी प्रोडिक्शन में गलती नहीं होगी। अब ओके सर। तो योग तो है नाड़ी का, और दृष्टि ले रहे हो आप पराशर, तो रिजल्ट गलत होगा। नहीं नहीं, यस सर यस सर, जस्ट पूछ रहा था है नहीं? सर। टाइमिंग के लिए ट्रांजिट्स देखना है? हाँ, टाइमिंग के लिए तो ट्रांजिट ही देखा जाएगा। जुपिटर का ट्रांजिट या सैटर्न का ट्रांजिट? नाड़ी ज्योतिष तीनों का ट्रांजिट एक साथ चलाती है, शनि, गुरु और राहु। हाँ। ओके आप इनको घड़ी ओके सर। 3 सुई समझ लीजिएगा, 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकंड। जब तीनों सुइयां एक हाँ। साथ मूव करती हैं तभी आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट अभी टाइम क्या हुआ है। तो ज्योतिष भी इसी हम्म। तरीके से है। आपको तीनों ही प्लैनेट्स के ट्रांजिट लेने होंगे। जब तीनों प्लैनेट्स के ट्रांजिट घुमाएंगे तभी आपको एग्जैक्ट टाइम ऑफ इवेंट निकल कर आएगा। ओके ओके ठीक। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, अभी मुझे लगता है सभी के प्रश्न हो गए, तो अभी दूसरी चीज पर आते हैं। अब एक चीज बात है कि हमारी कुंडली में हमने 3 भावों के ऊपर डिस्कस किया, सेकंड हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस। हमने कहा कि ये तीनों भाव आपको फाइनेंशियल गेन देने में सक्षम होते हैं। तो अब क्या बाकी के जितने भाव हैं वो क्या किसी तरह की फाइनेंशियल सक्सेस या गेन नहीं देते? देखिएगा, कुंडली का कोई सा भी हाउस हो, वो आपको कहीं ना कुछ गेन और सक्सेस देता ही है। मगर देखना है कि आप किस तरह की सक्सेस और किस तरह के गेन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम एक एक्सट्रोवर्ट दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर कि पैसा आपके स्टेटस को दिखाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पर अमीर नहीं कहला सकते। ठीक है, तो इसलिए
2, 7 और 11 भाव को हमने धन के जो करेंसी है इसके प्रोस्पेक्टस से देखा। अब देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि 12 के 12 भाव आपको कुछ देते हैं। अब देखा किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9 और 11 भाव आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस मैटर्स में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। कुछ पराशर के विद्वान कहते हैं गुरु धन का कारक है, सुना होगा सभी ने, गुरु धन का कारक है। तो वहां पर किस धन की बात की गई है? अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कुंडली में एक गुरु बलवान है तो व्यक्ति धनी होता है, किंतु ऐसा देखा नहीं गया है कि अगर गुरु बलवान है तो व्यक्ति के पास पैसा है। पैसा उसी के पास देखा गया है जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान है। गुरु बलवान है तो वो आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है वो मेनली लिखा गया है आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य से। जिन ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र की संरचना की उनके लिए जो मुख्य धन था वो था ज्ञान। तो इसलिए उन्होंने गुरु को धन का कारक माना है, क्योंकि उनके पास ज्ञान था तो उनके पास धन आता था। अगर आपका गुरु बलवान है तो आपके पास धन आने की संभावना उस समय के हिसाब से होती थी। तो इसलिए गुरु को धन का कारक ग्रह माना गया है। गुरु की दृष्टि आपको फाइनेंशियल गेन में सपोर्ट कर सकती है, किंतु गुरु कभी भी आपको पैसा नहीं देगा। गुरु अगर आपको पैसा देगा तो आध्यात्मिकता के माध्यम से देगा, आपको आपके ज्ञान के माध्यम से देगा। गुरु कभी भी आपको बिजनेस के माध्यम से, जॉब के माध्यम से कोई पैसा नहीं देगा। तो अगर नवम भाव स्ट्रांग है या नवम भाव का संबंध बनता है तो अगर आपकी कुंडली में, अगर आप में से किसी की कुंडली में 9 और 11 का रिलेशन बनता है तो आप आध्यात्मिकता के रास्ते से या फिर टीचिंग के माध्यम से, आप अपनी नॉलेज के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। वो वहां पर आपको उस स्थिति में पैसा दे देगा, मगर वो लिमिटेड पैसा देगा। वो लिमिटेड पैसा इस तरह का देगा कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, मगर ये नहीं कि आप अंबानी बन जाए। वो कंडीशन कभी नहीं देगा गुरु। वो कंडीशन देगा केवल और केवल शुक्र। उसी तरह से पाराशर ये भी कहते हैं कि पंचम और आय भाव का संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन योग होता है। अब पंचम भाव क्या है? हमारी संतान का भाव है। जिस समय ज्योतिष लिखी गई थी और आज भी ये मानते हैं कि संतान ही हमारा सबसे बड़ा धन है, और इसलिए पंचम और 11 के संबंध को एक धन योग मान लिया गया। और कई बार पंचम और 11 का जिन लोगों की जन्म कुंडली में संबंध होता है उनकी जन्म कुंडली में ये भी देखा गया कि संतान जन्म के बाद उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती है, मगर वहां पर भी ये योग आपको इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देगा कि आप बहुत अमीर बन जाए। तो इस तरह से अलग अलग योगों के अपने अलग अलग महत्व हैं। अलग अलग योग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो अब आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को और एक एक करके पूछिएगा। टॉपिक से रिलेटेड मगर आई थिंक इट इज क्लियर सर। ठीक है, आगे चल सकते हैं। मोहिनी जी, आप बहुत पिन पॉइंट बात करती है, मुझे काफी अच्छा लगता है। लास्ट सेशन में भी आपकी सर उसका देवता कौन सा रहता है? क्या देवता कौन सा रहता है? शनि और इसका मैं समझा नहीं। दोनों मिक्सअप है। मैं नहीं, समझा वो नहीं। देवता यानी कि भगवान पूजना उसको, वही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, इनके देवता कौन से होते हैं? देखिएगा, शनि के तो देवता हाँ, शनि है शनि, ठीक है, और हाँ शुक्र। शुक्र है, ठीक, ऐसे शुक्र दोनों मिक्सअप है थे, वो कौन सा? नहीं नहीं, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी और शनि के लिए भगवान शिव देवता कारक हाँ, ग्रह माने गए हैं। पर दोनों में ऐसे मेरे को लगता है एक कौन सा ये करेंगे। राधिका जी, पहले अपना प्रश्न अपने आप में
स्पष्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। और किसी का कोई प्रश्न? वन्या सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करूंगा तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, मुझे पता है आपकी शिकायत। नहीं आपका नहीं, कोर्स भी, शिकायत कुछ नहीं है सर। हमको तो कंटिन्यू करना है टोटली। हाँ मुझे, पता नहीं 6 मंथ 9 मंथ जो भी लगेगा। जी जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न मुझे लग नहीं रहा है, तो अभी आगे चलते हैं। अब इस पे बात करते हैं कुछ स्थितियों पर जो कि किसी धन योग को कमजोर कर सकती हैं। देखा, जैसे मैंने सबसे शुरू में ही बताया कि शुक्र धन का कारक है, और उसको जो सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला ग्रह है वो है केतु। अब केतु की भी कुछ खास स्थिति है जिनमें कि वो शुक्र को कमजोर करेगा। अगर मंगल की राशियों में ये संबंध बनता है तो वहां पर कह सकते हैं कि शुक्र कमजोर हो रहा है, या फिर चंद्र की राशि में बनता है तो वहां पर ये कह सकते हैं कि शुक्र कमजोर हो रहा है। गुरु की राशि में, या फिर वृश्चिक राशि में, मंगल की भी मेष राशि में कमजोर होता है, मगर वृश्चिक राशि में केतु के साथ में शुक्र कमजोर नहीं होता, क्योंकि वहां पर जलीय राशि है। जलीय राशि में शुक्र और केतु का योग पदम योग बनाता है, और पदम योग की एक खासियत है कि जब जन्म कुंडली में पदम योग बनता है तो ऐसे में माता लक्ष्मी की ऐसे जातक के ऊपर विशेष कृपा पाई जाती है। तो वहां पर धन योग तो कमजोर नहीं करता, मगर शुक्र से संबंधित और चीजों को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जैसे कि किसी इंसान की मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, किसी की वाइफ की हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, या फिर किसी की घर में, क्योंकि शुक्र बड़ी बहनों का कारक है, किसी बड़ी बहन की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो भावों के अनुसार वो चीज देखनी होती है कि जब आप जीव लगन बनाते हैं तो गुरु से शुक्र किस भाव का स्वामी है, उस भाव के हिसाब से वो किस चीज को कमजोर कर रहा है। मान लीजिएगा गुरु से लाभ भाव का स्वामी शुक्र है और जलीय राशि में शुक्र केतु का योग बनता है, तो उस स्थिति में पैसे की स्थिति तो कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि लाभ भाव हमारे कहीं ना कहीं बड़े भाई बड़े बहनों को भी इंडिकेट करता है। तो उस स्थिति को यहाँ पर केतु कमजोर कर देगा। हो सकता है कि आपकी किसी बड़ी बहन को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे दे, या फिर गुरु से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है तो आपको पदम योग में, यानी कि शुक्र और केतु का जलीय राशि में योग बन गया, वहां पर पदम योग बन गया, तो पैसे की स्थिति कमजोर नहीं करेगा, मगर आपकी वाइफ की हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्टेड कर देगा। कई बार मिसकैरेजेस ऐसे लोगों की वाइफ के साथ बहुत ज्यादा देखे गए हैं। आप किसी जन्म कुंडली को देखिएगा जिसमें कि गुरु से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र अगर केतु के साथ में बैठा है, तो ऐसे लोगों की वाइफ को कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कम से कम एक दो मिसकैरेज तो जरूर होते हैं, या फिर बहुत लेट चाइल्ड बर्थ होता है। ऐसी कंडीशन अक्सर देखने में आती है। बहुत सारे लोग, अगर शनि का प्रभाव भी यहाँ पर आ जाता तो आईवीएफ के लिए जाते हुए देखे गए, इजी वे में उनको संतान नहीं होती है, मगर पैसा बहुत होता है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो वीक हो जाता है। कर्क राशि में हालांकि शुक्र चंद्र और केतु का योग बनता है, ये पदम योग ही होता है, मगर कर्क राशि के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्क राशि में शुक्र अगर केतु के साथ ना भी बैठा हो, किसी भी स्थिति में बैठा हो, कर्क राशि में शुक्र किसी भी स्थिति में बैठा हो, अगर वो शनि के साथ युति बनाए चाहे दृष्टि बनाए, वो आपको पैसा तो देगा, किंतु वो पैसा जो है ना आपके किसी काम नहीं आ पाएगा। होता क्या है, लाइफ के एक फेज में उसने अच्छा खासा पैसा दे दिया और सेकंड फेज में वो आपका सारा का सारा लोन उतारने में निकल जाता है, या फिर कुछ ना कुछ लाइफ में लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि ऐसे लोग कर्ज में ही डूबते चले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अनिल अंबानी की जन्म कुंडली, शुक्र कर्क राशि में बैठा है, एक समय वो दुनिया के टॉप मोस्ट रिच लोगों में थे, और आज वो कंगाली के कगार पर है। तो इस तरह की कंडीशन कर्क राशि में अगर शुक्र बैठता है तो देता है, और केतु का प्रभाव आ जाए तो बहुत खराब स्थिति कर देता है। इसके बाद अगर शुक्र
किसी व्यक्ति का पाप कर्तरी योग में फंस जाए, मंगल और केतु के बीच में अगर स्पेशली फंस जाए तो बहुत खराब स्थिति दे देता है। फिर चाहे शनि की दृष्टि हो, उस कंडीशन में भी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली जब हॉरोस्कोप पर बात करेंगे तब उन पर डिस्कस करेंगे, मगर ये कुछ कंडीशन है जबकि व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस देने के बाद भी, अच्छा खासा योग होने के बाद भी लोगों को अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मेरा गला आज थोड़ा सही नहीं हो रहा, तो मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी का कुछ है मन में पूछ लीजिएगा और मैं फिर इस सेशन को आज यही खत्म करता हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुज पाठक जी, आप लास्ट वाले अभी उसमें कुछ पूछना चाह रहे थे, तो अगर आपका कुछ है तो आप पूछिए। सर बोलिए अनुज जी। हेलो जी अनुज जी बोलिए। सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव और जो द्वितीय भाव ये शनि और शुक्र की कॉम्बिनेशन से बनता है। यदि किसी कुंडली में शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो अथवा संबंध हो और 2 और 11 का संबंध ना भी हो तो उसको धन योग में काउंट नहीं करेंगे? देखिए, धन योग में काउंट करेंगे। ऐसे इंसान के पास शनि शुक्र का संबंध है और 2-11 का संबंध है, तो ऐसे इंसान के पास पैसा होगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको फाइनेंशियल गेन में। मगर उस इंसान के पास ये स्थिति आप नहीं कह सकते कि भाई वो 100-200 करोड़ का मालिक हो गया, 2-4 करोड़ का मालिक होगा, 10-20 करोड़ का मालिक होगा, उतनी कंडीशन होगी। एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल से अच्छी लाइफ होगी उसकी। और सर ऐसे 2-11 अथवा 7-11 इन दोनों में से किसी का संबंध हो जाए और शनि और शुक्र कॉम्बिनेशन हो जाए तो बढ़िया योग माना जाएगा ये? फिर तो ऐसा इंसान, अगर 7-11 का रिलेशन है और शनि शुक्र का योग है, तो ऐसा इंसान आपको बहुत बढ़िया बिजनेसमैन मिलेगा और एक से ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी उसके पास या एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम उसके पास होंगी ही होंगी। ठीक है, बस सर यही पूछ रहा हूँ। हेलो। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ हम हाँ सुन सर, गुड इवनिंग। बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि ये कुंडली में बाधकेश वगैरह जो भी ग्रह होते हैं, नाड़ी ज्योतिष 11th हाउस लॉर्ड, तो नाड़ी उसमें भी नाड़ी ये वर्क होता है? नाड़ी ज्योतिष में बाधकेश का कोई वर्क नहीं है। वैसे मैं सभी के लिए एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा। बाधकेश का जो यूज होता है ना, वो मेनली होता है प्रश्न कुंडली में। पाराशर में भी जो बाधकेश का उपयोग बताया गया है वो प्रश्न कुंडली में बताया गया है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। बाधकेश का जो कोई उपयोग है वो जन्म कुंडली में कहीं बताया नहीं गया है। ठीक है, हम्म। और किसी का कुछ प्रश्न? हेलो जी हाँ जी भारती जी। सर, अगर 2-11, सर अगर 2-11 का संबंध हो और 7-11 का ग्रह का भी संबंध हो और शुक्र और शनि का भी संबंध हो, पर केतु हो शुक्र के साथ, फिर कैसा बैठेगा ये? देखिएगा, ऐसे कंडीशन में फाइनेंशियल कंडीशन तो बढ़िया होगी। अगर 2-11 7-11 शनि शुक्र का योग है तो फाइनेंशियल कंडीशन तो बढ़िया होगी। केतु की स्थिति में क्या है, वहां पर ये देखना पड़ेगा केतु पीड़ित कितना कर रहा है शुक्र को। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित करा तो भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, मगर ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद उस इंसान को कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए बड़ा, या फिर हो सकता है कि कुछ लोन वगैरह इतने ज्यादा हो जाए कि उसकी कंडीशन खराब हो जाए। ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओके सर। देखिए एक एक चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा, कोई भी योग ना तो अकेला कोई योग पर्याप्त होता है किसी इंसान को बहुत कुछ देने में, ना ही कोई अकेला एक ग्रह किसी योग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। अगर किसी भी चीज का डिनायल जन्म कुंडली में होगा तो कम से कम 3 दुर्योग बनेंगे।
और किसी भी लाइफ में अचीवमेंट का योग होगा तो कम से कम 3 महायोग जन्म कुंडली में बनेंगे, तब जाके वो अचीवमेंट होगा। कोई भी एक योग पूरी तरह से किसी योग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जैसे कि अकेला केतु मिलकर जन्म कुंडली में पूरा का पूरा धन योग खराब नहीं कर सकता, अकेला 2-11 मिलकर मल्टीपल रिच होने के योग नहीं बना सकता। तो कम से कम 3 योग बनते हैं, तब जाके वो कंडीशन बनती है कि कोई इंसान अंबानी बनता है। या 3 योग किसी योग को खराब करे, जैसे कि मान लीजिएगा शुक्र को केतु ने भी खराब कर दिया, उसके बाद शुक्र पाप कर्तरी में ही फंस गया, उसके बाद पता चला कि शुक्र पर चंद्र का भी प्रभाव आ गया, 3 योगों ने शुक्र को पीड़ित किया, तब जाकर वो कंडीशन बनती है कि भाई कुंडली में शनि शुक्र का योग था, 2-11 का भी योग था, उसके बाद भी इस इंसान के पास कुछ नहीं है। अगर कोई एक आध योग पीड़ित कर रहा है तो वो कंडीशन नहीं होती। ऐसा परफेक्ट चार्ट किसी का नहीं मिलेगा कि जिस कुंडली में शुक्र इतना ज्यादा पावर में हो कि उसको कोई पीड़ित ही नहीं कर रहा। कोई एक आध पीड़ित करेगा तो वो चलता है। 3 योग कम से कम होने चाहिए योग खत्म करने के लिए। सर क्या चंद्रमा भी शुक्र को पीड़ित करता है? बिल्कुल करता है। पर सर चंद्रमा में तो जल हो गया, पर जल में तो आप शुक्र को अच्छा बता रहे थे ना। कब बता रहे थे? आपने सुना नहीं? मतलब चंद्रमा तो जल हो गया। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने चंद्रमा शुक्र का और शनि का भी अच्छा बताया था। दोबारा वीडियो देखिएगा, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब मैंने अपनी किस वीडियो में क्या क्या बोला है, आप देखिएगा दोबारा, ठीक है। ईश्वर ने मेरी मेमोरी बहुत अच्छी दी है, मुझे याद रहता है मैंने किस वीडियो में क्या बोला है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? Okay, so जी गीता साहू। I have a friend actually. Okay. Sir, I Hello? have a friend. It's a Dhanu Lagan Kundali, and तो 2nd and 11th का योग भी बन रहा है, and 11th हाउस में Saturn and Venus combination भी है. But in the Dhanu Lagan Patri, Shani has the lordship of 2nd house and 3rd house. और जो शनि है, it is into deep exaltation, 20 डिग्री के आसपास का है, and it's a very close युति between Venus and शनि in the 11th house, जो हमने दोनों conditions डिस्कस की थी. Maybe the dasha he's going through is not that conducive for his wealth, but because of that somebody has just suggested कि आप नीलम डाल लो. I don't think he should wear नीलम, because आपको क्या आप सजेस्ट करते हैं सर? बिकॉज 3rd and 2nd हाउस की लॉर्डशिप लेके शनि ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है एंड इट इज क्लोज टू 20 डिग्रीज. तो क्या आप बोलेंगे कि मुझे तो नहीं लगता. मैं पर्सनली ये मानता हूं कि रत्न आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। कोई भी रत्न आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प कर नहीं सकता। स्टिल अगर शनि एग्जॉल्टेड है और 11th हाउस में है तो वहां पर शनि के रत्न की कोई जरूरत वहां है नहीं, क्योंकि शनि ऑलरेडी ठीक ठाक कंडीशन में, उसको क्या बल देकर आप करोगे। वहां पर शुक्र के रत्न की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र लाभेश्वर लाभ भाव में बैठा है। अब वहां पर आप ये कर सकते हैं कि भाई किसी और रत्न की, भाई धनु लगन में आप और कुछ वहां पर पॉजिटिव कंडीशन देख सकते हैं कि किन हाउस इसकी लॉर्डशिप खराब है, उनको बल दीजिएगा। अब जो ऑलरेडी ठीक ठाक बैठे हैं, शनि का रत्न बना दोगे तो इस इंसान को पता ही नहीं चलेगा। वो कहेगा भाई मेरे 50,000 रुपए खराब करा दिए, मुझे कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। ऐसा रत्न बनाओगे जिसका उसको फिजिकली फील हो कि हाँ अभी मैंने ये रत्न पहना है और मुझे वास्तव में कुछ फील हुआ है, तो कुछ समझ में आता है उस इंसान को कि हाँ वो आपसे भी कहेगा लौट कर, या उस इंसान से भी कहेगा कि आपने मुझे ये रत्न बताया था और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। शनि का रत्न बनाकर उसे फील ही नहीं होगा कुछ।
अभी मतलब सर उसको डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स तो नहीं मिल रही इस चीज के, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड है ना शनि। डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स तो नहीं, बिकॉज सैटर्न का स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे पुखराज है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक चीज हो सकती है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ग्रेडी हो सकता है। ओके ग्रेडी हो सकता है, और उसके बाद उस इंसान का फैमिली अटैचमेंट कम हो सकता है, क्योंकि देखिएगा शनि आलस्य का कारक ग्रह है और यहाँ पर डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, और वो आपके सेकंड लॉर्ड होकर बैठा है। अब कहीं ना कहीं आपको जो है ना एक ग्रेडीनेस दे देगा, एक सेल्फिनेस ऐसे इंसान को दे सकता है कि वो इंसान अपनी फैमिली से डिटैच होना शुरू हो जाए, या फैमिली से ही बहुत ज्यादा होता है कि कई बार लोग कि अपनों से ही फायदा कमाने की सोचने लगे। वो नेचर कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लाभ भाव में बैठने वाले ग्रहों के लिए कहा जाता है कि वो आपकी डिजायर्स को अप फिल कर देते, एकदम से बढ़ा देते हैं कई बार, और वहां पर आप उसका रतन भी पहना देंगे। तो एक तो लाभ भाव, सेकंड हाउस, शुक्र, ये सारे के सारे जो एक पैसे वाले ग्रह हैं इंसान के अंदर ग्रीडीनेस ही बढ़ाएंगे, एक डिटैचमेंट दे देंगे फैमिली से, कि अपने लोगों से अपने। अभी थर्ड लॉर्ड है आपका फ्रेंड सर्किल हो गया। फ्रेंड सर्किल को भी हो सकता है कि फ्रेंड सर्किल में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ कुछ इस तरह के हो जाए कि भाई बस इस इंसान से अब जो रिलेशन रखना है पैसे के लिए रखना है, फायदे के लिए रखना है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि थर्ड लॉर्ड का रतन इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कंडीशन अच्छी हो जाए थर्ड लॉर्ड की तो अपने लोगों को अपने एंटी कर देता है। तो लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह का, इस कंडीशन में बैठे हुए ग्रह का तो मैं नहीं समझता कि रतन पहनकर कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू सर सो मच। इसमें शनि सर मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहती थी। इसमें शनि की युति किन ग्रहों के साथ है? नीलम पहनने से पहले अगर ये देखे तो शुक्र अगर के मंगल साथ, राहु के साथ है तो शुक्र हो के साथ सकता है एग्रीवेट हो जाए। नहीं मैडम, अच्छा शुक्र के शुक्र साथ के साथ, उन्होंने जी बताया ना, वो शुक्र के साथ में बैठा है लाभ जी भाव। जी जी अभी ओके देखो देखो इसके बहुत सारे रीजन देखो। लाभ भाव क्या है, आपकी हिडन डिजायर्स को इंडिकेट करता है। अब जिस इंसान की भी जन्म कुंडली है, सबसे पहली बात है कि उस इंसान के अंदर पैसा कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र बैठा है ऑलरेडी, शनि एक्सॉल्टेड होकर बैठा है, कर्म कारक ग्रह बैठा है। तो सीधी सी बात दिखती है कि इस इंसान के अंदर पैसे के लिए भूख है। अब ठीक है, हर इंसान के अंदर भूख होती है। अब वो भूख अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उस इंसान को अपने फ्रेंड सर्किल और अपनी डिफरेंस दिखना बंद हो जाए, तो वो चीजें खराब हो जाएगी। और किसी का कुछ प्रश्न है? अभी हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा अपने आप। Sir, this will be the end of the session for today ना? जी सर मुझे एक बात ठीक है जी। बोलिए। सैटर्न अगर रेट्रो होकर शुक्र से सामने से देखे तो बनेगा 50% तक रिलेशन बनेगा, मगर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। नॉर्मल लोगों से तो अच्छी लाइफ होगी, ओके। ठीक ठाक सैलरी या ठीक ठाक। या फिर जो 11th लॉर्ड थर्ड में होके वो भी रेट्रो हो और वो सेकंड हाउस से कनेक्शन बनाए तो नहीं, तब नहीं बनेगा। पाराशर के नियम में और नाड़ी के नियमों में डिफरेंस है। एक ने आपने जो बताया था शनि का, वो नाड़ी का नियम हो गया, और जो दूसरा आप बता रही हो थर्ड वाला, वो पाराशर का नियम है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी। हम बोल रहे थे कि सेकंड हाउस और 11th हाउस, तो 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाके रेट्रो